हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल क्राइम स्टोरी। हर बार की तरह मैं आज फिर लौटी हूँ एक नई कहानी लेके। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, ये भयानक घटना कर्नाटका में हुई थी। यह कहानी है दीपिका गौड़ा की, जो एक स्कूल टीचर और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी। दीपिका अपने रील्स के लिए अपने शहर में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, लेकिन अचानक से ही उसकी हत्या की खबर सामने आते ही सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या थी ये कहानी? जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें। 22 जनवरी 2024 को कर्नाटका के मेलकोटे में योग नरसिंहा नाम का एक मंदिर है। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर लोगों को आसमान में चील और कौवे घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये था कि वहाँ ज़मीन पर या तो कोई जानवर मरा होगा या फिर मांस के टुकड़े पड़े होंगे। वहाँ पर ऐसा क्या है, ये देखने के लिए कुछ लोग वहाँ जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस जगह के नज़दीक पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें बहुत तेज़ बदबू आने लगती है। वो सब देखकर लोगों को लगता है ज़रूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, और वहाँ पर उन्हें एक मिट्टी का ढेर भी दिखाई दे रहा है। चूँकि वो एक मंदिर का एरिया था, तो आसपास कोई जानवर मरना या फिर मांस के टुकड़े होना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन उस मिट्टी के ढेर से बहुत ही तेज़ बदबू आ रही थी, इसलिए उन लोगों ने उस मिट्टी को साइड करना शुरू करा। अब थोड़ी ज़मीन खोदने पर उन लोगों को एक दुपट्टा नज़र आता है। थोड़ा और खोदने पर वहाँ एक लड़की की लाश मिलती है। लाश मिलते ही वहाँ खड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी उसी भीड़ में खड़ा हुआ एक आदमी सामने आता है। उस आदमी का नाम लोकेश था। लोकेश उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि लोकेश की पत्नी दीपिका थी। दीपिका एक टीचर थी और साथ ही वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। अब सवाल यह था कि दीपिका को किसने और क्यों मारा था। दीपिका गौड़ा की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तुरंत ही पुलिस को कॉल किया जाता है और थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस ने लोकेश को अपने साथ ले लिया और दीपिका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। लोकेश को पुलिस स्टेशन लाकर दीपिका के बारे में पूछा जाता है। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। दीपिका गौड़ा एक 28 साल की स्कूल टीचर थी। दीपिका की लोकेश से शादी हुई थी और उनका एक 8 साल का बेटा भी था। दीपिका दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी इसी खूबसूरती की वजह से सभी लोग उसकी वीडियोस को देखना पसंद करते थे। दीपिका की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि दीपिका एक टीचर थी। दीपिका का स्कूल 40 किलोमीटर दूर था और इसी वजह से उसे करीब 40 किलोमीटर ट्रैवल करके आना जाना पड़ता था। पहले वो घर से बस स्टैंड पर अपनी स्कूटी से जाती थी और फिर वह अपनी स्कूटी पार्क करके बस से स्कूल चली जाती थी, और यही उसका डेली रूटीन था। लेकिन 20 जनवरी को दीपिका की बस मिस हो जाती है और इसलिए वह स्कूटी से ही स्कूल चली जाती है। अब दोपहर 1 बजे के आसपास लोकेश उसे कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। लोकेश को लगा कि स्कूल में होने के कारण मोबाइल पर दीपिका का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन शाम होने के बाद भी दीपिका जब घर नहीं आती तो लोकेश काफ़ी परेशान हो जाता है और वो अपने सभी रिश्तेदारों को भी कॉल करता है, शायद दीपिका उनके यहाँ गई हो। इसके बाद लोकेश दीपिका के स्कूल में कॉल करता है तो स्टाफ ने बताया कि आज 12 बजे ही दीपिका स्कूल से चली गई थी। ये सुनते ही लोकेश और भी घबरा जाता है, क्योंकि इससे पहले दीपिका ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। लोकेश तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता है और दीपिका की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करा देता है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उसी शाम को दीपिका की स्कूटी मेलकोटे में योग नरसिंहा मंदिर के पास उन्हें मिल जाती है। लेकिन काफ़ी पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को दीपिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ही आगे का एक दिन भी चला जाता है। लोकेश को अब ऐसा लगने लगा था कि पुलिस वाले इस केस को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, क्योंकि स्कूटी मिलने के बाद भी दीपिका को ढूंढने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई थी। इसके बाद जहां पर वह स्कूटी मिली थी, लोकेश और बाकी के लोग मिलकर
वहाँ के आसपास के एरिया में कुछ एविडेंस ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसके ज़रिए वह दीपिका तक पहुँच सके। और तभी उन्हें वहाँ आसपास चील और कौवे घूमते हुए दिखाई देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पर पहुँचकर वो मिट्टी की ढेर को खोदना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले एक कपड़ा बाहर आता है और उसे देखते ही लोकेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि वह वही कपड़ा था जो दीपिका ने आखिरी समय पर पहना हुआ था। पूरी खुदाई करने के बाद एक लाश बाहर निकलती है, लेकिन उसकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस लाश का चेहरा बुरी तरह से खराब किया गया था। लेकिन लोकेश ने उसे पहचान लिया कि वह दीपिका ही है, और बाद में उन लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वाले को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मिलकर दीपिका को ढूंढ लेंगे, और उसी तरह से उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि यह खबर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाएगी। देखते ही देखते सोशल मीडिया पे यह खबर फैलना शुरू हो जाती है कि एक टीचर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ ये सब हुआ है। ये खबर फैलने के बाद पुलिस पर अब सीनियर ऑफिसर से प्रेशर बनाया जाता है और जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने का दबाव बनाया जाता है। जब पुलिस ने लोकेश के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि घटना के ठीक 15 दिन पहले इन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था और दीपिका की लाश सबसे पहले लोकेश को ही मिली थी। ये सारी जानकारी मिलने के बाद पुलिस का पूरा शक अब लोकेश पर ही जा रहा था। इसके बाद लोकेश को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस की ओर से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब लोकेश उन्हें बताता है कि दीपिका के साथ उसका झगड़ा एक लड़के की वजह से हुआ था, जिसका नाम नीतीश है। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नीतीश कौन है। नीतीश की उम्र 22 साल की है। नीतीश दीपिका का एक क्लोज फ्रेंड था और दीपिका के घर उसका लगातार आना जाना रहता था, क्योंकि दीपिका एक इन्फ्लुएंसर थी। कई सारे लोग उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लाइक करते थे और थोड़े ही समय में दीपिका ने अच्छे खासे फॉलोअर्स भी गेन कर लिए थे। लेकिन बाकी सब लोगों की तरह वो सिर्फ उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता था, बल्कि रियल लाइफ में भी फॉलो करता था। चूँकि वो दोनों एक गांव के थे, तो दोनों में थोड़े ही दिनों में दोस्ती हो जाती है। यह दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ही एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। दीपिका नीतीश को अपने भाई जैसा मानती थी और नीतीश भी उसे दीदी कहता था, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। नीतीश उसे अंदर ही अंदर पसंद करने लगा था। अब इस सब के बीच करीब 2 साल निकल जाते हैं। दीपिका की रील्स को एडिट करने के बहाने या फिर कोई और हेल्प करने के बहाने वह उसे लगातार कॉल्स और मैसेज करता था और उसके घर भी आता रहता था। इसी वजह से अब लोकेश को गुस्सा आ रहा था। नीतीश के बार बार कॉल्स और मैसेज से लोकेश और दीपिका में झगड़े शुरू हो गए थे। आसपास के लोग भी लोकेश को नीतीश और उसकी पत्नी को लेकर काफ़ी सारी बातें सुनाने लगे थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर लोकेश ने अपनी पत्नी से कहा कि आज के बाद तुम नीतीश से मिलना बंद कर दो। दीपिका ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसकी मैरिड लाइफ उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। बाद में दीपिका ने नीतीश को कहा कि हमारी दोस्ती यहीं तक थी, आगे से मुझे कॉल्स और मैसेजेस मत करना। लेकिन जैसा मैंने बताया कि नीतीश सिर्फ भाई होने का नाटक कर रहा था, उसके मन में कुछ और ही बात चल रही थी। अब यह सारी बातें पता चलने के बाद पुलिस को समझ आता है कि शायद इसी नीतीश नाम के लड़के ने दीपिका के साथ यह सब कुछ किया है। अब नीतीश का सर्च वारंट निकल जाता है और वो लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि नीतीश अपने घर से गायब है और किसी को भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। नीतीश के मोबाइल नंबर को भी ट्रेस किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह स्विच ऑफ था। इन सब बातों से पुलिस को एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि हो न हो नीतीश का इस केस से कुछ न कुछ तो लेना देना है। पुलिस ने नीतीश के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर लगा दिया और थोड़े दिनों बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए उसका फ़ोन ऑन हो जाता है। तुरंत ही कंट्रोल रूम ने यह इनपुट पुलिस को दिया कि उसकी लोकेशन विजयनगर में है और बिना देरी किए पुलिस वाले विजयनगर के लिए निकल जाते हैं और फाइनली नीतीश को अरेस्ट कर लिया जाता है। शुरुआत में तो नीतीश पुलिस को अलग अलग कहानियां सुनाता है, लेकिन
जब उन्होंने दीपिका की और उसकी कॉल हिस्ट्री उसे दिखाई तो आखिरकार वो टूट जाता है और दीपिका गौड़ा हत्याकांड की जो कहानी सामने आती है उसे सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीतीश ने बताया कि जब हम दोनों में बातचीत बंद हो गई थी तो मुझे अजीब लग रहा था। पहले तो मुझे लगा शायद दीपिका ने मुझे ब्लॉक कर दिया है और इसलिए मैं उसे कॉल करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने थोड़े दिनों बाद उसे कॉल किया तब मुझे पता चला कि दीपिका ने मुझे ब्लॉक नहीं किया है। तो मुझे लगा शायद उसके अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। अब थोड़े दिनों बाद 20 जनवरी को मैंने उसे फिर से कॉल किया क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। मैंने उसे कहा, क्या तुम मुझे बर्थडे विश नहीं करोगी? तब दीपिका ने उसे कॉल पर ही विश कर दिया, लेकिन नीतीश ने दीपिका को कहा कि ऐसे नहीं, तुम मुझे मिलकर सामने विश करना। लेकिन दीपिका ने उसे मना कर दिया और कॉल कट करके वह स्कूल के अंदर चली गई। इसके बाद नीतीश उसे लगातार कॉल करता रहा। दीपिका को यह सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नीतीश तो उसका पुराना दोस्त है और सिर्फ मिलकर उसे विश ही तो करना है। ये सोचकर दीपिका उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और करीब दोपहर के 12 बजे के आसपास वह नीतीश की बताई हुई जगह पर चली जाती है। वह दोनों योग नरसिंहा मंदिर के नीचे मिलते हैं। दीपिका उसे सामने से विश करती है, लेकिन फिर भी नीतीश मानने के लिए तैयार नहीं था। नीतीश उसे कहता है कि तुम मुझसे पहले जैसी बातें क्यों नहीं करती हो? सिर्फ अपने पति के कहने पर तुमने मेरी फ्रेंडशिप तोड़ दी है। अगर तुम चाहो तो हम कहीं दूर चले जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। यह बातें सुनकर दीपिका को बहुत गुस्सा आता है और उसे शौक भी लगता है। इतने दिनों से वो जिसे अपना भाई समझ रही थी, अपनी सारी बातें, अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इन सब बातों से दीपिका बहुत गुस्सा हो जाती है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और नीतीश दीपिका के ऊपर हाथ उठा देता है। आसपास के लोग यह सब देख रहे थे। उनमें से एक आदमी ने दूर से ही इन दोनों का वीडियो भी बनाया था। ये देखकर नीतीश थोड़ा घबरा जाता है और रोती हुई दीपिका को समझाकर थोड़ा शांत कर देता है और बातों ही बातों में वो उसे और भी आगे ले जाता है। अब वह दोनों पब्लिक व्यू से आगे चले जाते हैं। इसका मतलब अब उन्हें देखने वाला कोई नहीं था और आगे जाकर फिर से उन्हीं बातों को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। दीपिका उसे समझा रही थी कि मेरा पति और मेरा बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद ना ही मैं तुम्हें कभी कॉल करूँगी और ना ही तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इतना सब कहने के बाद दीपिका वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से पीछे से नीतीश दीपिका का स्कार्फ खींच लेता है। जब दीपिका नीचे गिर जाती है तो उसी स्कार्फ से उसका गला दबा देता है और देखते ही देखते दीपिका अनकॉन्शियस हो जाती है। नीतीश अब वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और दीपिका के चेहरे पर मार देता है और उस पत्थर की वजह से दीपिका की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर नीतीश उस लाश को छुपाने के लिए करीब 2 फीट का गड्ढा बनाता है और दीपिका को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर देता है। इसके बाद नीतीश अपना फ़ोन निकालकर अपने पिता को वॉइस मैसेज करता है। उस मैसेज में उसने कहा कि पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और हो सके तो मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर देना। मैं अब कभी भी घर वापस लौटकर नहीं आऊँगा। और उसके बाद वो अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद नीतीश को अरेस्ट कर लिया जाता है और आईपीसी की धारा 302 लगाकर इस केस को कोर्ट में पेश किया जाता है। यह केस अब भी कोर्ट में चल रहा है और अभी तक इसका आखिरी फैसला नहीं सुनाया गया है कि नीतीश को आखिर क्या सज़ा मिलेगी। आपके हिसाब से नीतीश को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें।